Welcome back dear aspirants. So today we will discuss here मिससेलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वॉज एडिड टू द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इन, कि लिरिकल बैलेड्स के किस प्रीफेस में एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन ऐड किया गया था। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टोटल कितने एडिशन लिरिकल बैलेड्स के शो हुए थे। टोटल 4 एडिशन शो हुए थे। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, सेकंड एडिशन 1800 में हमें शो हुआ था, थर्ड एडिशन 1802 में हमें शो हुआ था एंड फोर्थ एडिशन 1805 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये टोटल 4 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेड्स के, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के कोलैबोरेशन में आया हुआ वर्क था। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम हम इंक्लूड कर सकते हैं और इन एस.टी. कॉलरिज की टोटल 4 पोएम्स उसमें इंक्लूड थी। और ये टोटल वर्क कितने थे लिरिकल बैलेड्स में? टोटल 23 पोएम्स का वो कलेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो लिरिकल बैलेड्स के कितने एडिशन हुए? 4 एडिशन हमें वहाँ शो होते हैं। तो इन 4th एडिशन में से जो ये एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन है, ये किस एडिशन में आया था? तो ये 1802 यानी कि जो 3rd एडिशन है उसमें हमें शो हुआ था। ठीक है, 1804 कुछ नहीं है, 1800 जो 2nd एडिशन माना जाता है और 1798 फर्स्ट एडिशन जिसमें लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था और 1805 4th एडिशन माना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाता है 1802, यानी कि ये 3rd एडिशन में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। उस आलोचक का नाम आपको बताना है, उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने जस्टिस, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है, उन्होंने बोला था कि ये वर्क प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कमेंट्री थी। ठीक है, तो किसने ये रिमार्क दिया था? AC वॉर्ड, कॉर्ट्स, A निकोल, स्कैम्प। ये जो रिमार्क है ये AC वॉर्ड ने दिया था। जस्टिस, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है और जो 1910 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडी इज बेस्ड ऑन। ठीक है, ये पूछा गया है कि जो विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा और फार्सिकल कॉमेडीज कॉमेडी ऑफ एरर, ये किसके वर्क पर बेस्ड था? ऑप्शंस आर मेनेकेमी बाय प्लूटस, लीव्स बाय प्लूटार्क, पॉन्टोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, द ज्यू ऑफ माल्टा बाय मार्लो। तो राइट आंसर इसका हो जाता है मेनेकेमी बाय प्लूटस। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है वो मेनेकेमी बाय प्लूटस पर आधारित प्ले था। तो इसमें शेक्सपियर ने बताया था 2 सेट्स ऑफ ट्विन्स जो एक्सपीरियंस करते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी की, और वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दूसरे लोगों में उनकी आइडेंटिटी को लेकर। कॉमेडी ऑफ एरर्स की स्टोरी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये इनका शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said about Milton, this man cuts us all out and ancient too? किसने बोला था ये मिल्टन के बारे में? तो टॉमस ग्रे, अलेक्जेंडर पॉप, जॉन ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन। ये रिमार्क हो जाता है जॉन ड्राइडन का जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा था। ठीक है, जो कि जॉन मिल्टन की एपिक पोएम है। तो इस वर्क को पढ़ने के बाद जॉन ड्राइडन वहाँ पर रिमार्क करते हैं कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशियंट्स टू, यानी कि पुराने और नए इसने हम सबको कट कर दिया है पैराडाइज लॉस्ट लिखकर। ठीक है, ये मिल्टन का फेमस वर्क और एपिक पोएम मानी जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रॉट हिज एलिजिया प्राइमिया, a first Latin elegy to a friend from St. Paul's, his name was। मिल्टन ने अपनी फर्स्ट लेटिन एलिजी एलिजिया प्राइमा लिखी थी अपने फ्रेंड के लिए जो कि सेंट पॉल से थे। उनका नाम क्या था? एडवर्ड किंग, बेन जॉनसन, जॉन डन या चार्ल्स डिओडाटी। तो ये राइट आंसर हो जाता है चार्ल्स डिओडाटी। एलिजिया प्राइमिया एड कैरोलम डायोडेटम
एक लेटर जो उन्होंने डायोडेटी को लिखा था, जो कि स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड के, जब मिल्टन ने कैम्ब्रिज अटेंड किया था। ठीक है, ये जब वो सेंट पॉल्स में रह रहे थे तो उन वहाँ पर मिल्टन के फ्रेंड ये बन गए थे। ठीक है, तो मिल्टन ने इन्हीं के ऊपर, चार्ल्स डियोडेटी के ऊपर एलिजिया प्राइमा एक लेटर ये लिखा है, और यहाँ पर इसको एक एलिजी कंसिडर किया जाता है जो उन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडेटी की याद में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ऑकर इन द प्ले। किस प्ले में म्यूट सीन और ट्रायल सीन दिखाए गए हैं? जस्टिस, मेड इन वेटिंग, सेंट प्रोग्रेस, वेक थॉट्स ऑन आर्ट। इसका राइट आंसर हो जाता है जस्टिस, जो कि 1910 में आया था और ये जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। कि वर्ड्सवर्थ ने सीखा कि जो वर्ड्स हैं वो प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड किसके थे? रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिजेस या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाता है रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, रॉबर्ट बर्न्स ने रिमार्क किया था वर्ड्सवर्थ के ऊपर, वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। ऐसा माना जाता है कि जो रॉबर्ट बर्न्स है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को फॉलो करते थे, और उनको फॉलो करते हुए उन्होंने लिखा था। ये रॉबर्ट बर्न्स एक पोएट और सिंगर माने जाते हैं स्कॉटिश लिटरेचर के। ठीक है, ये पोएट एंड सिंगर माने जाते हैं स्कॉटिश लिटरेचर के, और इन्हें रैबी बर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। आप ये नाम याद रखना। ठीक है, रॉबर्ट बर्न्स को ही रैबी बर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। जो कर्टेन रेजर टर्म है वो इंडिकेट करती है ड्रामा में, क्या इंडिकेट करती है? तो ऑप्शंस आर वन हु रेज कर्टेन्स, एक जो कोई पर्दा उठाता है उसको, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील सम ट्रूथ, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। इसका राइट आंसर आपको पता है क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हो कर्टेन रेजर के बारे में। ये एक शॉर्ट प्ले होता है मेन प्ले से पहले जो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज, दिस लाइन इज quoted फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, टिंटन एबे या नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइन है ये लिसिडस से ली गई हैं। ठीक है, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज, लिसिडस, जिसके 4th एडिशन में हमें दिखाई दिया था, और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के कोलैबोरेशन में आए हुए पोएम्स का एक कलेक्शन है, जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम को हम इंक्लूड कर सकते हैं और कॉलरिज की 4th पोएम, टोटल 23 पोएम का ये एक कलेक्शन यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंसी इमेजिनेशन आर द टर्म गिवन बाय। ठीक है, ये जो फैंसी इमेजिनेशन है ये टर्म किसने दिया था? ठीक है, ये टर्म दिया गया था कॉलरिज के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाता है कॉलरिज। फैंसी इमेजिनेशन इस टर्म को कॉलरिज ने दिया था। इन्होंने क्रिटिकल कमेंट यहाँ पर दिया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये कॉलरिज के द्वारा दी गई एक टर्म है या क्रिटिक रिमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम फोर्स इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, टेकन बाय। ये लाइन कहाँ से ली गई है? कम फोर्स इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, लिसिडस, द टेबल टर्न, पैराडाइज लोस्ट या टिंटन एबे। इसका राइट आंसर हो जाता है ये लाइन्स द टेबल टर्न से ली गई हैं, जो वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम में से एक मानी। द टेबल टर्न विलियम वर्ड्सवर्थ के 1798 का जो लिरिकल बैलेड्स का एडिशन आया था उसमें पब्लिश हुई थी ये पोएम। ये मेनली हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर के बारे में बताती है। ठीक है, द टेबल टर्न हमें मेनली बताती है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेमोर इज। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए थे। अ मेमोयर इज, अब आपको इनका थ्योरिटिकल अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने ये थ्योरी में अच्छे से कर लिए तो आप इनमें कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर वो किसी भी तरह के घुमा कर आंसर ऑप्शंस दे दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। इसी तरह के ऑप्शंस वहाँ देखने को मिलेंगे। अ नॉन फिक्शन स्टोरी सेट इन द ऑथर्स पास्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ दियर लाइफ। क्या ये अ नॉन फिक्शन स्टोरी है? हाँ, नॉन फिक्शन स्टोरी तो है
हाँ, और ऑथर्स पास ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ये वाला ऑप्शन कि ये एक नॉन फिक्शन स्टोरी है और ऑथर्स की पास्ट जो ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ देयर लाइफ है उसके बारे में होती है, ठीक है। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन फीलिंग, इमोशन एंड पर्सपेक्टिव वर्सेस फैक्चुअल स्टोरी टेलिंग, यस, वो बताती है ना कि कोई एक जो यादें होती हैं, जो रेमिनिसेंसेस होती हैं, उनका कोई हिस्सा होता है जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिख देते हैं। मेमोयर ऑटोबायोग्राफी से अलग होता है, एक ये छोटा सा पार्ट होता है हमारी यादों का। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ फिक्शन स्टोरी सेट इन द ऑथर्स लाइफ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन अब फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन स्टोरी नहीं है। कैसी स्टोरी है? नॉन फिक्शन। तो बोथ, ए एंड बी, तो राइट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये नॉन फिक्शन स्टोरी और यहाँ पर अ फिक्शन स्टोरी। सिर्फ इतना सा चेंजेस देके आपको यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से रीड की, आपको पता है मेमोयर किस तरह का है, फिक्शन स्टोरी में आता है या नॉन फिक्शन स्टोरी में, तो आप अच्छे से जानते हैं ये नॉन फिक्शन स्टोरी में आते हैं, तो ये गलत हो जाता है बिल्कुल। तो ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो मेमोयर क्या होता है? एक नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग होती है जो बेस्ड होती है ऑथर के पर्सनल मेमोरीज पर, ठीक है। इसमें ये फैक्चुअल भी होती है, मीन्स जो इसको संस्मरणात्मक निबंध भी बोलते हैं, कि मीन्स पुरानी यादें जो वो याद करता है और उसका कोई छोटा सा पार्ट वो जो इंक्लूड करता है, फैक्चुअल बेस्ड होता है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश द आइलैंड फेरेजेस? इसको हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो गाल्सवर्दी ने जो आइलैंड फेरेजेस है उसको कब पब्लिश कराया था? ऑप्शंस आर 1904, 1906, 1912, 1901। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1904 में गाल्सवर्दी ने आइलैंड फेरेजेस को पब्लिश कराने का काम किया। और ये जो गाल्सवर्दी हैं, ये फर्स्ट ऑफ मैनी ऑफ हिज वर्क्स में से उनका माना जाता है, जो कि सोशल इश्यूज जो थे उन पर बेस्ड था, ठीक है। ये अपर क्लास फैमिली को बताता है कि दे अफोर्डेड द वेरी बेस्ट, ठीक है। इसमें एक मैन होता है जिसका नाम शेल्टन होता है और जो अपने आप को जो मैरिज होती है उसके बीच में फंसा हुआ दिखता है। तो इस तरह की ये स्टोरी है, चैनल पर जाकर इसको रीड कर लेंगे। आइलैंड फेरेजेस जो कि जॉन गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है, 1904 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोयम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे। मिल्टन की पोयम में जो ग्रेटनेस शो होती है, अदर ग्रेटनेस जो अदर्स हैं उनमें वो श्रिंक होती दिखाई देती है। द वीकेस्ट ऑफ हिज एजेंट्स आर द हाईएस्ट एंड नॉबलेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मैन काइंड्स। तो इस तरह की जो प्रेज है कौन करता है? हु एडमायर्स मिल्टन पैराडाइज लोस्ट इन दीज वर्ड्स? मिल्टन्स की पैराडाइज लोस्ट को कौन इन वर्ड्स में एडमायर करता है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ये भी पूछा जा सकता है कि एडमायर जिसने किया है, ठीक है, लेकिन किसके लिए किया है? पैराडाइज लोस्ट के लिए किया है, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ। तो मिल्टन को ऐसा कहते हुए डॉक्टर जॉनसन प्रेज करते हैं उनकी बुक पैराडाइज लोस्ट के लिए कि बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोयम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे, मतलब सारी जो ग्रेटनेस थी वो इसके आगे श्रिंक्स दिखाई देती हैं इस तरह की ग्रेटनेस के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, choose the one which can be substituted the given word sentence, ठीक है। one who does not care for literature or art, आपको वन वर्ड बताना है, वन वर्ड भी दिए जाएंगे, ठीक है, कि one who does not care, जो लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन, डिक्टेटर, प्रिमिटिव या हाइपोक्राइट? तो इसका राइट आंसर, जो लिटरेचर और आर्ट की कदर नहीं करता वो कौन होता है? फिलिस्टीन, ठीक है। डिक्टेटर तो हो गया तानाशाह, ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर लें। और प्रिमिटिव हो गया बिल्कुल एकदम से असाधारण, और हाइपोक्राइट होता है ढोंगी या पाखंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फिलिस्टीन, की जो लिटरेचर की और आर्ट की कद्र नहीं करता उसे फिलिस्टीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, She truly enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word in the sentence above is. इसी तरह के ग्रामर के क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पुटअप किए जाएंगे कि she truly enjoyed growing her own organic vegetables. तो इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है enjoyed growing, ठीक है। तो क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर जेरेंट शो करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है जेरेंट। इन्फिनेटिव तो हो नहीं सकता, एन इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव हम जानते हैं 2+ वर्ब, पार्टिसिपल फ्रेज नहीं हो सकती है ना, और नन ऑफ दीज।
तो जेरेंट ही होगा, ये हमें पता है, आईएनजी इसमें लगा हुआ है। एक बार देख लेते हैं जेरेंट के रूल्स। जेरेंट यानी कि अ नाउन जो कि आईएनजी से एंड होता है, ठीक है, दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब। तो ये यहाँ पर वर्ब से बना हुआ है, ग्रो उगाना यानी कि एक वर्ब है, और जो आईएनजी जिसमें ऐड किया गया है, तो इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पर ये जेरेंट को शो करता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे ग्रामर के, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। चैनल पर अलग से जेरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल फ्रेजेस वगैरह की वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस आपको कराई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू बाय माई स्कूल सप्लाइज फॉर मी आई डैश एबल टू गो टू द पार्क। ठीक है, तो आपको इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म भरनी है कि इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या आएगी। इफ़ यू बाय माई स्कूल सप्लाइज फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए स्कूल सप्लाइज लेते हो, खरीदते हो, आई डैश एबल टू गो टू द पार्क, तो मैं पार्क जाने के लिए एबल हो जाऊंगा। येस, सो वुड हैव, विल बी, कुड हैव, माइट, है ना, मीन्स यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, वुड हैव तो वैसे ही कर जाता है, विल बी इसका राइट आंसर होगा, कुड हैव नहीं होगा। वुड हैव, कुड हैव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जब ये मॉडल्स होती हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की, जब हम कोई चीज़ खो चुके होते हैं, इनमें पास्ट का यूज़ किया जाता है। सिंपल पास्ट हमें बताता है कि क्या हुआ होता, अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा कर दिया होता, तो वहाँ पर तो वुड हैव का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर तुम मेरे लिए ये ले लेते हो आई डैश एबल टू गो टू द पार्क, तो फ्यूचर में मैं ऐसा एबल हो जाऊंगा, है ना, सक्षम हो जाऊंगा। तो फ्यूचर की तो राइट आंसर होगा विल बी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है तो आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, चैनल पर अपलोडेड है। कंडीशनल, इफ कंडीशनल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है ना चैनल पे, एक बार जाकर उसको ध्यान से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कंडीशनल टाइप 0, 1, 2, 3 सारे कंडीशनल टाइप सेंटेंस वहां पर क्लियर हैं, तो आप वहां से जाकर एक बार जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ लिफ्ट आई डैश लेफ्ट अर्लियर, ये भी कंडीशन टाइप है। अब सबसे पहले हम यहाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंडीशनल्स होते हैं और उनका रिजल्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप इस सेंटेंस को इजीली बना पाओगे अगर आपने टेंस अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, कंडीशनल टाइप 0 की हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर पहले हम रूल्स ही देख लेते हैं ना क्या होते हैं। कंडीशनल टाइप 0 का रूल क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल उसमें यूज होगा और प्रेजेंट सिंपल में ही उसका रिजल्ट वहाँ पर यूज़ होगा। कंडीशनल टाइप फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है और जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर कंडीशनल टाइप है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ लिफ्ट आई डैश लेफ्ट अर्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इफ़ क्लोज कौन से टेंस में, इफ़ यू हैड टोल्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो पास्ट परफेक्ट है। इफ क्लोज जो है वो पास्ट परफेक्ट में, हैड टोल्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट है। और जो हमारी मेन क्लोज है आई डैश लेफ्ट अर्लियर की, मैं, अगर तुम वहाँ पर आ गए होते, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ लिफ्ट, अगर तुमने मुझे बता दिया होता कि तुम्हें लिफ्ट की ज़रूरत है आई डैश लेफ्ट अर्लियर की, मैं जल्दी ही इसे छोड़ दिया होता, मीन्स पास्ट परफेक्ट की बात हुई है। तो आपको इस सिचुएशन में कंडीशनल टाइप्स जो सेंटेंस होते हैं उनको एक बार थ्योरी अच्छे से रीड करनी होगी, पहले आप इनके रूल्स जानेंगे। तो जो कंडीशनल टाइप 0 होते हैं उसमें अगर इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में है तो उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, और कंडीशनल टाइप फर्स्ट जो सेंटेंस आते हैं, अगर इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में है तो जो उसका रिजल्ट होगा वो विल प्लस वॉन्ट प्लस वर्ब होगा, विल वॉन्ट प्लस वर्ब होगा, यानी कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल टाइप है तो अगर इफ़ क्लोज पास्ट सिंपल में है, अगर इफ़ क्लोज पास्ट सिंपल में है तो वुड प्लस हैव उसकी मेन क्लोज में हमें देखने को मिलेगा। कंडीशनल टाइप थर्ड जो कि ये वाला सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप थर्ड रूल्स क्या होते हैं, अगर इफ़ क्लोज पास्ट परफेक्ट में है तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का वहाँ यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस में आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ लिफ्ट, कंडीशनल टाइप थर्ड है, वुड हैव प्लस क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वहाँ पर यूज़ हो जाएगी, आई लेफ्ट अर्लियर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वुड हैव। अगर आपको कंडीशनल्स एंड इफ़ क्लोजेस अच्छे से रीड करनी है, चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पर सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने रूल्स क्लियर कीजिए कि जो कंडीशनल टाइप सेंटेंस होते हैं उनके रूल क्या हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे कैसे बनता है, फिर इन क्वेश्चंस को आप बिना कंफ्यूज हुए अच्छे से कर सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिए, इफ़ कंडीशनल नाम से वो टाइटल है उसका वीडियो का, वो जाकर आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रपोजिशन से ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको बताना है। माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल, अबव, अलोंग, आफ्टर या बिहाइंड, अच्छे से बता दोगे, है ना। अबाउट 5000, लगभग 5000 फीट ऊपर है सी लेवल से, अबव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स हिम, है ना। ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, अगेन प्रपोजिशन का है। ही रियली टेक्स, वो सच में कैसा ही है, अपने फादर जैसा ही। ही रियली टेक्स आफ्टर हिम, तो करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगी आफ्टर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर व्यूज डोंट अकॉर्ड माइन। ठीक है, इसमें भी आपको करेक्ट प्रपोजिशन ही फिल करनी है। योर व्यूज डोंट अकॉर्ड माइन, अकॉर्ड अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विद, अकॉर्ड विद माइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर। ठीक है, कि हु इज़ द ऑथर, कौन वो ऑथर हैं जिन्होंने शेक्सपियर्स के जो सोनेट है उन्हें रिकंसीडर करने के लिए किया है ना, तो उनका नाम हो जाता है यहाँ पर सैमुअल बटलर। इसको आप यहाँ पर करेक्ट मार्क कर लेंगे, सैमुअल बटलर वो ऑथर हैं ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर, जिन्होंने जो शेक्सपियर के सोनेट हैं उन्हें रिकंसीडर करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन, इंडियन एम्पायर विल गो। ठीक है, एट एनी रेट someday, but this Shakespeare does not go, he lasts forever with us, we cannot give up our Shakespeare, what has that opinion। ये ओपिनियन किसकी है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ की है जो हम अब कर रहे हैं, है ना। एट एनी रेट समडे बट दिस शेक्सपियर डज नॉट गो, ही लास्ट फॉर एवर, मतलब वो लास्ट तक हमारे साथ रहने वाले हैं और हम उन्हें त्याग नहीं सकते। तो ये किसने बोला है, इस तरह के वर्ड्स कि हम शेक्सपियर को दूर नहीं कर सकते हैं, उनका गिव अप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस आर विलियम हैजलिट, कार्लाइल, बेन जॉनसन या कॉलरिज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कार्लाइल ने ये वर्ड्स शेक्सपियर के लिए बोले हैं, ये राय जो कार्लाइल हैं उन्होंने शेक्सपियर के लिए दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। ठीक है, ये बहुत बार मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, आप शेक्सपियर की जो भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखें, वहाँ पर ये कीवर्ड्स हमने यूज़ भी किए हैं और बताए भी गए हैं। तो इनमें से किंग लियर के लिए कौन सा की टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है, जेलेसी, एम्बिशन, रिवेंज, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ये आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर जो फिलियल इनग्रेटिट्यूड है वो किंग लियर के लिए यूज़ किया गया है, रेवेंज ओथेलो के लिए यूज़ किया गया है, एम्बिशन मैकबेथ के लिए। ठीक है, तो इनको आप आराम से बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट, जेलेसी भी, ओथेलो में जेलेसी भी देखने को मिलती है, तो आप इनको ईजिली बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड विद रेफरेंस टू विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क। तो इसमें हमें ये बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क हैं उनमें से कौन सा इसमें मिसमैच है। टिंटन एबी 1798, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, टिंटन एबी 1798 में आया था। नेक्स्ट, द वैगनर 1808, द प्रिल्यूड 1850, द एक्सकर्शन 1814। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कि जो वैगनर है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, वो 1808 में नहीं आया था, इनका वर्क 1819 में वो आया था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का जो ये वर्क है वो 1819 में वहाँ पर आया था, द वैगनर। और ये पोएम उन्होंने चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट करते हुए लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट करते हुए लिखी थी। ठीक है, द वैगनर, जो कि 1819 में आया था, इसका राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आपके लिए आएगा। ठीक है, शेक्सपियर की नेक्स्ट सीरीज़ भी मैं लेकर आ रही हूँ, तो चैनल पर बने रहिए। और मैं यहाँ पर ग्रामर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हैव अ गुड डे।